आज की मूवी एक ऐसी नन्ही सी बच्ची की है जिसे रात को एक बड़ा राक्षस खिड़की से अपने लंबे हाथों में पकड़कर उसे भगा ले जाता है और तेजी से जाते हुए एक रहस्यमयी संसार में कहीं अदृश्य हो जाता है। लेकिन आखिर यह राक्षस एक नन्ही सी बच्ची से क्या चाहता है? क्या वह उसे मार देगा? तो चलिए देखते हैं इस नन्ही सी बच्ची का आखिर क्या होता है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी के आरंभ में हमें लंदन में एक अनाथालय को दर्शाया जाता है जहाँ पर 10 साल की एक नन्ही सी बच्ची रहती है। इसका नाम सोफी है और उसके माता पिता गुजर जाने के बाद अब वह इस अनाथालय में आश्रय करती है। सोफी को इंसोमिनिया की बीमारी है जिसके कारण उसे कभी भी नींद नहीं आती। रात के वक्त अनाथालय के अंदर वो इधर उधर टहलती रहती थी और हर बच्चे की तरह वो भी रात में इस बात से डरती थी कि रात के वक्त में राक्षस बाहर आते हैं और बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। अब एक रात के वक्त सोफी के कानों पर बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें पड़ती हैं, जिसे सुनने के बाद जब वह खिड़की से बाहर की ओर देखती है तो बाहर कुछ बिल्लियां झगड़ रही होती है। उनके झगड़ने की वजह से वहां पे एक डस्टबिन गिर जाता है। तभी सोफी को दिखाई देता है कि इमारत के पिछली बाजू से एक विशालकाय हाथ आगे आकर उस डस्टबिन को सही से रख देता है। ये सब देखकर वह डर जाती है। तभी उसे एक विशालकाय राक्षस का मुंह दिखाई देता है और वह राक्षस भी उसे देख लेता है। सोफी घबरा जाती है और भाग के अपने कंबल में आकर छुपने का प्रयास करती है, लेकिन वह राक्षस अपना हाथ खिड़की से अंदर घुसाकर सोफी को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर भागने लगता है। मगर रास्ते में उसे कई इंसान मिलते हैं और कुछ गाड़ियां भी नजर आती हैं, पर राक्षसों के पास इंसान से छुप जाने के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वह सोफी को पकड़कर आगे जाने लगता है और कई पर्वत, नदी और तालाब से जाते हुए वह आखिर में सोफी को अपनी राक्षस लोक ले जाने में सफल हो जाता है। अब सोफी उस राक्षस के लोक में होती है जहां वह राक्षस उसे रखकर कुछ कार्य करने जाता है। तभी सोफी अवसर देखकर वहां से भाग जाने का प्रयास करती है, लेकिन वह राक्षस उसे देख लेता है और उसे अपनी बोली में कहता है, तुम यहाँ से जाने का प्रयास भी मत करो क्योंकि यहाँ से जाने में बहुत बड़ा धोखा है। जिसके थोड़ी देर बाद वो सोफी को एक पतीले में रखकर उठा लेता है। सोफी घबरा रही थी कि अब वह उसे खाने वाला है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बारे में वो राक्षस से पूछती है कि यह कैसी आवाजें हैं? क्या यहाँ पर तुम जैसे और भी राक्षस रहते हैं? वह राक्षस उसे बताता है कि यहाँ पर और भी राक्षस रहते हैं, पर वह मुझसे कहीं ज्यादा मोटे हैं और वह सब के सब भले भी नहीं है। वह इंसान को देखते ही उन्हें खा जाते हैं क्योंकि वह मांस और रक्त के प्यासे हैं। ये सुनने के बाद सोफी और भी ज्यादा घबरा जाती है और उस राक्षस से पूछती है, क्या आप भी मुझे मार के खा जाओगे क्या? वो कहता है कि राक्षस का तात्पर्य यह नहीं है कि वह इंसान को देखते ही खा जाए। मैं शाकाहारी हूँ और इंसान को नहीं खाता। मैं बस हरी सब्जियां खाता हूँ और इस हरी सब्जी को मैं ककोड़ा कहता हूँ। फिर सोफी उस राक्षस से पूछती है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? जिस पर वह बताता है कि तुमने मुझे नगर में टहलते हुए देख लिया था। तुम वहाँ सभी को मेरे बारे में बता देती और फिर सब इंसान मिलकर मुझे बंदी बना लेते। हालांकि इंसान बढ़िया है, लेकिन वह राक्षसों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया ताकि तुम किसी को कुछ न बता सको और अब तुम्हें अपना आगे का जीवन यहाँ पर बिताना होगा। लेकिन सोफी कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मुझे जैसे ही अवसर मिल जाएगा मैं यहाँ से भागूंगी। इस पर वह बताता है, देखो लड़की, ऐसी जरूरत कभी मत करना क्योंकि यहाँ बाहर मुझसे भी मोटे राक्षस रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो वह तुम्हें समोसे की तरह खा के निगल जाएंगे। इसके बाद वह राक्षस सोफी को अपनी नौका में बिठाता है और उसे सोने के लिए बताता है। फिर वह अपने थैली से एक शीशी निकाल लेता है जिसके बीच में उजाला हो रहा था। सोफी ये देखकर राक्षस से पूछती है कि ये क्या है? वह बताता है कि ये ख्वाब है। सोफी कहती है, मुझे कभी ख्वाब नहीं आते क्योंकि मुझे कभी भी निद्रा नहीं आती। ये सुनकर राक्षस सोफी की एक किताब लेता है और उसे एक दास्तान पढ़कर उसे बताने लगता है, जिससे कुछ ही वक्त बाद में सोफी निद्रा में चली जाती है। इसके बाद वह राक्षस अपने कमरे के अंदर की एक गुहा में चला जाता है। उस गुहा को उसने एक विशेष तरह की प्रयोगशाला बनाया था जहाँ पर वह बहुत सारी शीशियों में ख्वाबों को बंद करके रखता था। वहां से एक लाल रंग का ख्वाब बाहर आकर कुछ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक सोफी निद्रा से उठ जाती है और चोरी से निकलकर वहां से भाग जाने लगती है, लेकिन बाहर जाते ही एक बड़ा सा खूंखार राक्षस उसे पकड़कर खाने लगता है। तभी सोफी निद्रा से उठ जाती है और वह दरअसल में एक ख्वाब देख रही थी। इससे सोफी बेहद घबरा जाती है और नीचे की तरफ आकर राक्षस से कहती है कि यह काम जरूर तुमने किया होगा। राक्षस कहता है कि हाँ, तुमने बराबर कहा। यह ख्वाब तुम्हें दिखाना महत्वपूर्ण था ताकि तुम यहाँ से बाहर ना निकलो। ये खूंखार राक्षस तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। ये मेरे साथ भी अच्छा वर्तन नहीं करते और मुझे डरपोक कह के बुलाते हैं। मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। अब वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर एक मोटा सा राक्षस आ जाता है जो बहुत ही भयंकर होता है। वह आकर कहता है, डरपोक, तू अकेले में क्या बातें कर रहा है? मेरे हाथ में सूजन है, इसका कोई उपचार कर दे। तो डरपोक उसकी हाथ में औषधि लगाने लगता है, लेकिन तभी उस भयंकर राक्षस को इंसान की महक आने लगती है और वह उसी महक को ढूंढने की कोशिश में लगता है। इस बीच सोफी को वहां पर एक ककोड़ा दिखाई देता है और वह उसमें छुप जाती है, पर वह भयावह राक्षस इंसानी महक को ढूंढते उस ककोड़ा को उठा लेता है। ये राक्षस
हरी सब्जी बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था, पर आज इससे एक अलग सी महक आ रही थी, इसीलिए वह इसे खाने ही वाला होता है कि तभी डरपोक सोफी को ककोड़ा में छिपा देखकर उस राक्षस को रोक लेता है और कहता है, तुम तो मांस भक्षी हो, तुम हरी सब्जियों से घृणा करते हो, तो यह मुझे दे दो। इसके बाद वह इसको वहां पर गिराकर वहां से चला जाता है। फिर डरपोक ककोड़ा को उठाकर ले आता है, जिसके अंदर से सोफी बाहर आती है। सोफी इसके अंदर जाने की वजह से पूरी तरह मैली हो गई थी, तो डरपोक उसे हाथ में उठा के अपनी प्रयोगशाला वाली गुहा में लेकर जाता है और वहां ठंडे पानी से उसे स्नान करवा देता है। फिर उसे पहनने के लिए कुछ पोशाक भी देता है। इसका सब के बाद वह अपने कार्य पर जाने वाला होता है। तो सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? वह कहता है कि मैं हर दिन की तरह ख्वाब पकड़ने जा रहा हूँ, पर अब से तुम यहाँ पर सलामत रहोगी। लेकिन सोफी कहती है, मैं भी आपके संग आऊंगी, पर वह उसे समझाकर बताने लगता है कि तुम यहाँ से बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी मांसभक्षी राक्षस ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालकर खा जाएगा। फिर भी सोफी अड़ियलपन करने लगती है, इसलिए वह भी तैयार हो जाता है। इसके बाद डरपोक सोफी को लेकर कोई भी आवाज किए बिना यहाँ से निकलने का प्रयास करता है। सभी मोटे राक्षस सोने में व्यस्त होते हैं, लेकिन तभी एक राक्षस जग कर उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है, डरपोक तू कहाँ जा रहा है? तभी बाकी सारे राक्षस भी उठ जाते हैं और इसके दौरान सोफी जाके एक गाड़ी में छुप जाती है। डरपोक कहता है, मैं बाहर अपने कार्य से जा रहा हूँ, तो वह राक्षस उसे कहता है, तू बाहर नहीं जा सकता। अगर इंसानी आबादी को हमारी जगह के बारे में मालूम पड़ा तो वह हमें बंधक बना लेंगे। इसके बाद सभी मोटे राक्षस मिलकर डरपोक को बेजार करने लगते हैं। लेकिन थोड़े वक्त बाद में यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये राक्षस पानी से बहुत घबरा जाते हैं, इसलिए वह सब एक गुहा में छुप जाने लगते हैं। इसका लाभ उठाकर डरपोक सोफी को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह एक बड़ी ऊंची पर्वत पर जाने लगते हैं और चलते चलते वह बादलों से भी दूर ऊपर की ओर चले जाते हैं। वहां का दृश्य देखते ही सोफी को बहुत खुशी होती है। वह कहती है, गगन के तारे यहाँ से कितने प्यारे लग रहे हैं। डरपोक कहता है कि हाँ, यहीं पर ख्वाबों का देश है और मेरे अंदर बहुत सारी रहस्यमयी जादू है। मैं उन तारों के चमचमाने की ध्वनि भी सुन सकता हूँ। हवा में चल रही पेड़ पौधों की संवाद से लेकर चींटियों के चलने की आवाज तक सुन और पहचान भी सकता हूँ। इस जहां की हर एक आवाज को सुन सकते हैं। ये सब सुनने के बाद सोफी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा और आकर्षक वृक्ष दिख रहा होता है। वह राक्षस उस तालाब के अंदर कूद जाता है और तुरंत उसकी दूसरी ओर पहुंच जाता है। इसके बाद सोफी भी कूद जाती है और वह भी उसकी तरफ पहुंच जाती है। यही है वह ख्वाबों का देश, और यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उन वृक्ष से पानी की बूंदों की तरह ख्वाब गिरते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर यह राक्षस आता था। अब सोफी और राक्षस दोनों मिलकर बहुत सारे ख्वाब पकड़ लेते हैं, जिस दौरान सोफी खुशी से झूम उठती है। लेकिन इन वृक्ष से सिर्फ अच्छे ख्वाब ही नहीं बल्कि बुरे ख्वाब भी गिरते हैं। इसके बाद दोनों ख्वाब को पकड़कर वापस गुहा में जाने लगते हैं और इस बाजू से यह दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से पहचान गए थे और दोनों में बहुत भारी मित्रता भी हो गई थी। फिर राक्षस सोफी को बताता है कि राक्षस लोक में सब मुझे कह के बुला लेते हैं, लेकिन जीवन के एक क्षण पर मुझे कोई ऐसा मित्र भी मिला था जो मुझे बड़ा फरिश्ता कह के बुलाता था। ये सुनने के बाद सोफी भी बोलती है, आज से मैं भी आपको बड़ा फरिश्ता यानी कि BF कह के बुलाऊंगी। इसके बाद यह दोनों ख्वाबों को लेकर लंदन शहर में जाते हैं, जहां अनाथालय में बच्चे गहरी निद्रा में होते हैं। वहां बड़ा फरिश्ता उनकी निद्रा में अच्छे अच्छे ख्वाबों को डालता है ताकि उनकी निद्रा में उनके ख्वाब उन्हें खुशी दे सके। दरअसल बड़ा फरिश्ता एक अच्छा राक्षस है, इसलिए वह ख्वाब के देश से अच्छे ख्वाब पकड़ के लाता है और निद्रा में होने वाले बच्चों के मस्तिष्क में उन ख्वाबों को डालता है ताकि उन निद्रा में होने आश्रित बच्चों को निद्रा में भी खुशियां मिले। यहाँ पर सोफी उससे पूछती है, क्या इन ख्वाबों के बारे में आपको आपके माँ पापा ने बताया था? वह बोलता है कि राक्षस के माँ पापा नहीं होते। फिर सोफी उसकी उम्र के बारे में उसे पूछती है, तो वह बोलता है, इस दुनिया की जितनी उम्र होगी उतनी ही मेरी उम्र है। दरअसल जब से यह दुनिया बनी है तभी से राक्षस इस दुनिया में है, लेकिन यह इंसान से छुपके रहते हैं और जब उनका कार्य यहाँ पर से समाप्त हो जाए तो वह इस दुनिया को छोड़कर वापस राक्षस लोक जाते हैं। तभी सोफी अपनी चद्दर के बारे में पूछती हैं कि मेरी चद्दर कहाँ पर है। असल में उसका चद्दर भूल से राक्षस लोक में रह जाता है और इस बात से बड़ा फरिश्ता चिंतित हो जाता है। वह बताता है, अब तुम्हें वह वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन मोटे राक्षसों को मालूम पड़ा चला होगा कि वहां पर कोई इंसान भी था। फिर वह उसे एक और बात बताता है कि बहुत वक्त पहले मुझे तुम्हारी तरह एक छोटा मित्र भी मिला था, जिसे मैं राक्षस लोक लेके गया था। उसी ने ही मुझे सब कुछ बताया, सिखाया, और जो लाल कोट तुमने पहना है यह भी मुझे उसी छोटे मित्र ने दी थी। लेकिन इससे पहले मैं उसे वापस से उसके लोक में लेकर आ पाता तब तक बहुत देर हो गई थी और मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। ये बोल के वह सोफी को वहां छोड़ के जाने लगता है। हालांकि सोफी उसे रोकने का बहुत प्रयास करती है, परंतु वह सोफी का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता था। सोफी बहुत नाराज होती है, जिसके बाद वह अपने अनाथालय जाती है और खिड़की में जाकर थम जाती है। पर उसे पता था कि बड़ा फरिश्ता यहाँ कहीं बाजू में ही है। यह सोच के वह वहां से कूदने लगती है, पर बड़ा फरिश्ता आकर वह उसे नीचे गिरने से पहले ही बचा लेता है और अब उसे सोफी की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। इसके
इसके बाद वह उसे वापस राक्षस लोक में ले जाता है, जहाँ पर सभी मोटे राक्षस उसकी राह देख रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको मालूम पड़ चुका था कि डरपोक के पास कोई इंसान है और वह किसी भी हाल में उस इंसान मारकर खा लेना चाहते हैं। अब सोफी और बड़ा फरिश्ता गुहा के अंदर कोई योजना बना रहे थे कि अब क्या करे। इतने में ही एक एक करके सभी राक्षस उस गुहा के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, डरपोक, तूने वह इंसानी बच्ची कहाँ छुपा कर रखी है? उसकी चद्दर तो हमारे पास है। बड़ा फरिश्ता कुछ नहीं बोलता, पर वह सोफी को ढूंढ निकालने के लिए बड़े फरिश्ते की सारी वस्तु को खराब करने लगते हैं, लेकिन सोफी बहुत परेशानी से किसी तरह उनकी नजर से बच जाती है। तभी बड़ा फरिश्ता सोफी की खुशबू वाली चद्दर में आग लगा देता है और उनको डरा के वहां से भगा देता है। वही सोफी अभी भी छिप रही होती है और तभी वहां पर उसे एक फ्रेम दिखाई देती है। ये फ्रेम इंग्लैंड की रानी की होती है, जिसे दिख जाने के बाद सोफी को एक युक्ति सूझती है। वह बड़े फरिश्ते से कहती है कि आप एक बहुत ही भयावह ख्वाब बनाओ और इस ख्वाब में आप रानी को यह दिखाना कि सारे मोटे राक्षस इंग्लैंड में हैं जो छोटे बच्चों को मार डाल रहे हैं, और साथ ही साथ इस ख्वाब को मुझे और अपने आप को भी दिखाना, ताकि बाद में जब हम उनके पास जाएं तो हमारी बातों पर उन्हें भरोसा हो जाए। इसके बाद बड़ा फरिश्ता ऐसे ही करता है। वो एक भयानक ख्वाब बनाता है जिसके अंदर राक्षस लोग के सभी राक्षसों को डालता है और ऐसे बनाता है जैसे मोटे राक्षस छोटे बच्चों को जिंदा ही खा रहे हैं। इसके बाद वह सोफी के साथ बहुत चतुराई से रानी के महल में उस जगह पर जाता है जहां पर रानी सो रही थी। फिर बिना वक्त गवाहे वो रानी के निद्रा में वह ख्वाब डालता है जैसे वह उन्हें दिखाना चाहते थे। पूरा ख्वाब देखने के बाद रानी घबराई हुई स्थिति में निद्रा से उठ जाती है, क्योंकि यह बहुत ही भयावह ख्वाब था। इसके बाद रानी इस ख्वाब के बारे में अपनी नौकरानी को बताती है। नौकरानी उन्हें बताती है कि आप इतना मत घबरा जाओ, ये बस एक ख्वाब था। फिर जब वह पेपर में देखती है तो कहती है, ये तो बहुत अलग ही बात है। कल रात के वक्त को बहुत सारे छोटे बच्चे अपने घरों से अचानक से ही कहीं गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने ख्वाब देखा। तभी रानी को खिड़की के पास किसी के होने का आभास होता है, तो वह अपने नौकरानी को पर्दे हटाने के लिए बोलती है और पर्दे हटाने के बाद खिड़की पर उन्हें सोफी दिखाई देती है। दरअसल यह भी उन्होंने रानी के ख्वाब में डाला था और साथ ही बड़े फरिश्ते को भी। रानी यह तो समझ जाती है कि सोफी ख्वाब में भी थी और उसके साथ कोई राक्षस भी था। इस बात पर अब तक उन्हें भरोसा नहीं था, लेकिन सोफी बड़े फरिश्ते के बारे में बोलती है कि वह सच्ची में मेरे साथ आए हैं और आपसे मदद की पुकार चाहते हैं, मगर आप उसे हानि ना पहुंचाने का वादा करती हैं तो वह आपके सामने आएंगे। तो रानी कहती है, ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद बड़ा फरिश्ता उनके सामने आता है, जिसे देखकर सभी सैनिक सचेत हो जाते हैं। रानी सबको हथियार नीचे रखने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें सोफी पर अब पूरा भरोसा हो चुका था। फिर बड़ा फरिश्ता रानी के सामने आकर अपनी बात उसके सामने रखने की प्रयास करता है, लेकिन वह अच्छे से बता नहीं पाता था, इसलिए शब्दों को कैसे भी बोलने लगता है। पर रानी बड़े फरिश्ते और सोफी की सभी बातें समझती है कि वह किस लिए यहाँ पर आए हैं। फिर रानी दोनों को अंदर बुलाने की तैयारी करती है और सोफी को भी अच्छे से तैयार करवा के उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है। लेकिन महल के अंदर बड़ा फरिश्ता अच्छे से बैठ नहीं पा रहा था, पर रानी के लोग उसे अच्छे से उसके बैठने की तैयारी करते हैं। उसको खाना देने के लिए सीढ़ी लगा के मेज पर भोजन रखते हैं और उसे अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाता है। सोफी भी अच्छा भोजन देखने के बाद बहुत खुश होती है, क्योंकि अनाथालय में इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं मिलता था। भोजन के बाद रानी को वह सारी बातें बताते हैं कि कैसे राक्षस लोक में कुछ ऐसे मोटे राक्षस हैं जो छोटे बच्चों और इंसानों को मारकर खा जाते हैं और वह कभी भी नगरों में आकर इंसानों पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर रानी इनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाती है और अपनी फौज को बड़े फरिश्ते के साथ भेजने का निर्णय लेती है। दरअसल राक्षस लोक में कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए बड़ा फरिश्ता उन्हें रास्ता बताता है और रानी की फौज बड़े बड़े विमाने लेकर उसके पीछे बहुत दूर जाने के बाद आखिर में राक्षस लोक पहुंच जाते हैं। अब वह सब एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि वह एक योजना के साथ उन पर हमला करना चाहते हैं। बड़ा फरिश्ता और सोफी अंदर जाकर योजना बनाने लगते हैं। बड़ा फरिश्ता कहता है, मैं आज ऐसे ख्वाब बनाऊंगा जिसे देख जाने के बाद इन मोटे राक्षस को भी अपने किए पर शर्मिंदगी होगी। फिर वह ऐसा ख्वाब बना भी लेता है, लेकिन जब ख्वाबों को इन निद्रा में हुए राक्षसों के मस्तिष्क में डालने जाता है तो उसे याद आता है कि ख्वाब डालने वाला वह खास शंख रानी के महल में भूल के आया है और इसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन मोटे राक्षसों के पास जाना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तभी सोफी उस ख्वाब वाली शीशी को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सारे राक्षस निद्रा में थे। लेकिन इससे पहले कि वह उस शीशी को खोलती, तभी वहां पर उन सब का मुखिया, जो वजन में इन सब से बहुत ही बड़ा था, वह आ जाता है और सोफी को देख लेता है। फिर जैसे ही वह सोफी को मारने ही वाला होता है तो सोफी उस शिष्य को तोड़ देती है और बाकी सभी राक्षसों के मस्तिष्क में वह ख्वाब चले जाते हैं। इसके बाद जब सारे राक्षस जग जाते हैं तो उनके अंदर बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वह रोने लगते हैं कि हमने इंसानों को मार के अच्छा नहीं किया। लेकिन उनका मुखिया पूरे होश में होता है, वह द्वेष में सोफी को मार जाता है। तभी बड़ा फरिश्ता आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बड़ा फरिश्ता इनके सामने बहुत ही छोटा है। वह
राक्षस बड़े फरिश्ते को अपने हाथ में उठाकर मारने वाला होता है। तभी रानी की फौज विमानें लेकर आ जाती है। यह राक्षस बहुत ही विशाल था, इसलिए उसे पकड़ने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन फौज इन सब राक्षसों को बहुत मुश्किल के बाद पकड़ने में सफल हो जाती है और फिर विमानों में से उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहां से बहुत दूर जाने के बाद समुन्दर के बीचों बीच एक टापू पे उन्हें छोड़ देते हैं, जहां पर चारों तरफ सिर्फ पानी है। ये राक्षस पानी से घबराते हैं, इसीलिए समुन्दर पार नहीं कर सकते और अब ये हमेशा हमेशा के लिए इस टापू पर बंदी हो चुके हैं। रानी यहाँ पर इनके लिए ककोड़ा के बीज भी फेंकती है ताकि यह उन बीजों से यहाँ पर खेती करें और जीवन गुजार कर ऐसे ही ककोड़ा खाते रहे, जिसे खाना को यह सबसे ज्यादा द्वेष करते हैं। अब इस दास्तान के आखिरी में दिखाया जाता है कि सोफी को रानी अनाथालय से अपने महल में ले आई है और अब वह उसके साथ महल में रहती है। अब उसे अकेलापन और निराशा बहुत कम महसूस होती है। उसका जब मन चाहे वह बड़े फरिश्ते से बातें कर सकती है, क्योंकि बड़े फरिश्ते के कर्ण इस संसार के हर एक आवाज को सुन सकती है। वहीं बड़ा फरिश्ता भी राक्षस लोक में बहुत खुश है, क्योंकि अब वो सिर्फ ककोड़ा ही नहीं बल्कि और भी कई सारी हरी सब्जियों की खेती करता है और उसकी जीवन में अब कोई आपत्ति नहीं है। सोफी हर रोज सुबह उठकर खिड़की के पास जाती है और बड़े फरिश्ते को सुप्रभात कहती है। ये सुनकर बड़ा फरिश्ता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत याद करता है और इसी के साथ ये प्यारी सी दास्तान यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये प्यारी सी दास्तान आपको बेहद पसंद आई होगी।